ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ईयर 2021 के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस देखे थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे, उनको कोशिश करेंगे एनालाइज करने की, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ रहे हैं। कंस्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडोप्शन ऑफ, किसके लिए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस करना ईजी होते हैं क्योंकि इसमें जो है आपको मल्टीपल टर्म्स को मिला के दिया हुआ है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा हो, बट यूपीएससी ने पूछा था क्योंकि न्यूज़ में चल रहा था, लेकिन हम समटाइम ऐसा होता है यार, आप हर वो जो है टर्म को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इनको कैसे तोड़ते हैं, अब हम वो चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि वैसे क्वेश्चंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं जिसमें आपको एक ही वर्ड दिया हो, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, बट इसमें मल्टीपल वर्ड्स है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस देखो, सबसे पहला कहता है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ये ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस की बात की गई है, प्रैक्टिसेस की बात आई है, कैसी रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस की, और दूसरा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की भी बात आई है, ठीक है। अगर हम R2 को लगा के R2 वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपसे यूज़फुल होगा वही तो यूपीएससी देगा ना। जैसे नेक्स्ट में अगर मैं देखूं, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, आई थिंक सब इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कोई कुछ पढ़े ना पढ़े, बट रामसर कन्वेंशंस वेटलैंड तो हम पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। थर्ड है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, अब इसमें भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं। इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कहाँ पे, डिग्रेडेड लैंड में। सबसे पहले डिग्रेडेड लैंड्स में अगर प्रैक्टिसेस हो ही जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, फिर भी इसको भी रख लेते हैं अभी के लिए। फिर डी है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब देखो, अगर पता हो कि यूपीएससी ये टॉपिक जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपके मेंस का टॉपिक है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए नहीं आता, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिसेस वर्ड जैसा कुछ नहीं आता। अब दो बचते हैं, एक कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी और एक है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ज़्यादा है, ज़्यादा सही लग रहा है। अगर सी में देखें, इसको मैं आपके लिए हिंदी में अगर पढ़ूँ, एक सेकेंड। निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। तो सबसे पहले तो देखो, डिग्रेडेड लैंड पे आप ऐसे ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो मतलब मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो उसको लैंड को ही आपको सुधारना होगा ना, तभी तो आप एग्रीकल्चर क्रॉप वहाँ पे उगा पाओगे। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका कम सुटेबल है, ये ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ, क्योंकि आपको एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस एक किस्म से सस्टेनेबिलिटी की भी बात कर रहा है, दूसरा रिसाइकलिंग की भी बात कर रहा है। अगर हम R2 को भी तोड़े तो समहाउ, तो आप कैसे वर्ड्स पे तोड़ोगे, आप ऐसे ही वर्ड्स पे उनको तोड़ते हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका ज़्यादा है। और देखो, फिर वही बात आ जाती है, दो ऑप्शंस जिसमें कि सेम वर्ड्स दिए होते हैं, वैसे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ही आपका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए या सी में से ही आपका आंसर होता है। और कुछ नहीं तो आप वहाँ 50-50 पे तो पहुँच सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने PYQs की कितनी प्रैक्टिसेस की है, या फिर आप जो टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो उसमें आप 50-50 क्वेश्चंस ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज़ देयर ए कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, को लेके कंसर्न क्यों है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बेसिकली आंसर ऑल ऑफ द अबव ही लगाते हैं, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था 2021 में, तो मैंने भी इसको ऑल ऑफ द अबव ही लगाया था, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है दे मे रिलीज लिथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट, कर सकते होंगे। कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल इन द एनवायरमेंट, ठीक है। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि वो करेंगे ही, बट यूपीएससी का आंसर है इसमें 2 और 3। ऐसा क्यों है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे बोला है दे मे रिलीज, वो कर सकते हैं लीथल क्वांटिटी, बहुत एक्सेस मात्रा में। लीथल की अगर मैं देखूँ कि इन्होंने हिंदी क्या दी हुई है, घातक मात्राओं में, तो ये एक्सट्रीम हो गया। तो देखो यहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी वाले वर्ड भी आ गए और यहाँ पे आपके एक्सट्रीम वर्ड भी आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये ऑप्शन माना है गलत। तो आपका सेकंड एंड थर्ड, यानी इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखना है कि अगर सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन में एक पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट यानी एक पॉसिबिलिटी वाला वर्ड है,
एक आपका एक्सट्रीम वर्ड है, तो आपको मान के चलना है कि जो एक्सट्रीम वर्ड वाली स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन क्या है? सबको पता है, ये तो हम एनवायरनमेंट पढ़ते तो ऑब्वियसली बात है देखते तो ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू यानी कि ओशियन। वैसे भी आपको पता है ना, आपकी अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो सीधा आंसर हो गया आपका, सॉरी, ठीक है। देखो, अगर नहीं पता तो किसी को फिर क्या करेंगे। देखो, कार्बन कैप्चर इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तो हो ही नहीं सकता, ब्लू की बात कर रखी है ना। कार्बन सिक्वेस्ट्रेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, ये ब्लू ब्लू नहीं होगा। इसको अगर मान लो आप नाम भी सोचे तो ग्रीन जैसा समथिंग कुछ लग रहा है। एटमॉस्फेयर, ब्लू कैसे होएगा वो? ब्लू, मेरी खोफ निगाहें। देखो, क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू फर्नेंस ऑयल के बारे में पूछ रखा है और पूछा है क्या सही है क्या नहीं है। फर्नेंस ऑयल, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल सही बात है, सीधी बात है। सम इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है इसको पावर जनरेट करने के लिए, ओके। इट्स यूजेस कॉज सल्फर इमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, यानी कि सब जनरल स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सर्फेस विदाउट सॉइल? विदाउट सॉइल के कौन ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। लाइकिन तो आपको कम से कम पता ही है, और दूसरा जो मोस यानी काई जैसी जो जो चीज़ आपने कभी देखी हो बारिश हो जाने पे, तो वो आपकी होती हैं दोनों, काई, लाइकिन और मोस। चार ऑप्शंस हैं, यूपीएससी भी नहीं कह रहा कि चारों के चारों ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर लाइकिन और मोस। और वैसे नहीं पता है तो इसका आइडिया लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपने पीवाईक्यूज़ देखा हो तो यूपीएससी लाइकिन्स को लेके हमेशा कंसर्न रहती है, हमेशा आपसे क्वेश्चन पुट ऑन करती है उसके, ठीक है। तो आप उन्हीं थीम्स को चुनोगे जिस पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रही है, अगर आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है किसी क्वेश्चन का तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? ठीक है, अगर आपने घरों में भी देखा होगा, हमारी दादी नानियाँ बोलती थी कि जो नींबू है, नींबू को काटो और उसमें 2-3 लौंग लगा के रख दो तो मच्छर जो है उससे दूर भागते हैं। तो यहाँ पे देख के समझ में आता है कि नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट कौन है? लेमन ग्रास। समटाइम हमारे आसपास की चीज़ें भी आपके क्वेश्चन सोल्व कराने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के बारे में पूछा हुआ है। अब देखो, यूपीएससी ने खुद ऐसे स्टेटमेंट, खुद ऐसे ऑप्शंस दिए हैं कि उसने बोला है ऑल ऑफ द अबव, तो ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम क्या है। मान लो कि 5 को ही देख लो मैं सबसे पहले। वन इंडिया वाज वन ऑफ इट्स सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। तो भाई हम इसके सिग्नेटरी हैं, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से, एट इट्स, जब से ये आई है। तो ये क्या है? आपका फैक्ट है। मे बी हम नहीं हो सकते, तो दिस इज़ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, तो क्या होती है? गलत होती है। मान के चले कि अगर हम गलत हैं तो, ठीक है। ओके देखो, इट इज़ एंडोर्स बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज, इंडिजिनस कम्युनिटी, यानी सबको शामिल कर लिया उन्होंने, गवर्नमेंट को भी शामिल कर लिया, कंपनीज को भी शामिल कर लिया, लोकल लोगों को भी शामिल कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो जनरल स्टेटमेंट है, सही लग रहा है, सबके पार्टिसिपेशन से हो रहा है, यानी 4 वाले ठीक होंगे। ये भी यहाँ से भी ये भी समझ में आ गया, बी ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि 4 तो होना ही होना चाहिए। तीसरा देख ले, इट इज़ लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, लीगल बाइंडिंग न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। आप कैसे किसी को बाइंड कर सकते हो किसी काम के लिए? फिर गवर्नमेंट की सोवरेनिटी कहाँ जाती है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। थर्ड गलत होते ही आपका ऑप्शन निकल गया 1, 2 एंड 4 इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और आपसे पूछ रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? साइनोबैक्टीरिया और डायटम इज़ अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये हम जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तब हम ये दोनों पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स। अगर फिर भी नहीं पता तो फिर भी साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स दो ऐसे टॉपिक्स हैं, या दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको, दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो आप जाओगे किसके बारे में? साइनोबैक्टीरिया और डायटम। डायटम किसी को पता होना हो ना हो, साइनोबैक्टीरिया तो सबको पता होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखो, hedgehog, marmot, pangolin, to reduce the chain of being captured by predator, which of the above organisms rule up or protects their vulnerable part? अब देखो, पेंगोलिन के बारे में इतना उस टाइम पे न्यूज़ में रहती थी कि इतना इनकी पोचिंग हो रही है,
तो इनको रोकने के लिए क्या करना है, क्योंकि इनके जो शेल्स होते हैं केराटिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो, ठीक है, जिसके शैम्पू हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले कौन है, तो आप देख लो कौन कौन से होते हैं। तो पेंगोलिन तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी आती थी तब भी, और आप वैसे गूगल इमेज सर्च करोगे तो वैसे दिखाते हैं उसको मुड़ा हुआ, तो इसका मतलब 3 तो होगा ही होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में हम किस पे जाएंगे, मैक्सिमम पे जाएंगे, तो 1 एंड 3 लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हॉग भी होता है, हैज हॉग जिसको कि हम हिंदी में अगर मैं कहीं चाहक नहीं पता, बट हैज हॉग वो होता है जिसके जिसके ऊपर कांटे होते हैं, वो अपने को रोल कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपको पता होना चाहिए ये, अगर दोबारा से अगर मान लो पेंगोलिन के बारे में कुछ आ जाता है कि आपका कौन सी अनुसूची में है, एंडेंजर्ड है, क्या है, वल्नरेबल है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कहाँ मिलता है इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन जो है आपके, दोनों मिलते हैं तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैसे ये साइंस का क्वेश्चन है, अगर हम पहले के पेपर को देखें तो मोस्टली साइंस में बच्चे ऑल ऑफ द अबव ही लगा के आते हैं, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपसे पूछ दे रखा है उसने टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन्स लाइन अगर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जनरेट करते या एनवायरमेंटल पोल्यूशन इतना फैलाते हैं तो इसको क्यों इतना प्रमोट करते। माइक्रोवेव्स जो आप घरों के अंदर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 5 जहाँ पे है उसको ख़त्म करो, 3 एंड 5 बच ये क्या ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ठीक है। अगर ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल अगर आपके न्यूरो जनरेटिव प्रॉब्लम डी जनरेटिव प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं तो इंजन भी कर सकता है भाई, दोनों कर सकते हैं, तो 1 और 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिल्टर फीडर। अब इसमें तो ये है कि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो उसमें फिर हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि हम तुक्का लगाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है आपका, ओएस्टर। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, अब देखो फिर से आ गया कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, देख रहे हो यूपीएससी जो है 2022 में भी उसने ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2021 में भी अब तक 30th क्वेश्चन आ चुके हैं, हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें यूपीएससी आपसे पर्टिकुलर वर्ड दे रहा है और उसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। फिर तोड़ो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स, ठीक है। एसेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, एसेस कर रहे हो बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो कैसे आपकी कमर्शियल फार्मिंग उनको एंटर कर दोगे कि वो कार्बन इमिशन ट्रेडिंग में आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सी है इनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कोज बाय देयर कंट्रीज, इज इट पॉसिबल, इवन पॉसिबल, गलत है। इनेबलिंग, इनेबलिंग पहला इनेबलिंग गलत हो गया तो दूसरा भी गलत होएगा, जाएगा किसमें, असेसिंग में ही जाएगा, क्योंकि ये हमने लास्ट में भी देखा था जहाँ पे सेम सेम वर्ड आते हैं उन्हीं में से एक आंसर होता है, भले ही आपका ए हो भले ही आपका डी हो, ठीक है। ये गलत हो गए तो ये दोनों ही गलत हो गए। असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल बाय द वर्ल्ड इन अ यूनिट टाइम, ऐसा कैसे, एक यूनिट ऑफ टाइम में आप कैसे वो करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे ओवरऑल वर्ल्ड में कितने फॉसिल फ्यूल का यूज़ हो रहा है, किससे यूज़ नहीं हो रहा है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क ना, तो ये भी गलत है। लेकिन हाँ का बिल्डिंग ऑपरेशंस को का कंसिडर करना, उनके कार्बन फुटप्रिंट को कंसिडर करना, ये ज़्यादा ईजी है। और इन्होंने यहाँ पे ये भी नहीं बोला इन अ यूनिट टाइम, ठीक है, वो भी नहीं बोला इन्होंने, तो इसका मतलब ये ज़्यादा सही है। तो ऐसे आपको वर्ड्स को तोड़ना है, उनको देखते चलना है, ठीक है, कि कौन से वर्ड्स मैच हो रहे हैं, उन ऑप्शंस को चुनो, रखो उनको, बाकी एलिमिनेट करो, उसके बाद जो बच जाते हैं फिर देखो कि उसमें क्या ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं। ओके, next question, in case of which one of the following biochemical cycle the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle, तो weathering of rocks कहाँ पे जाता है, फॉस्फोरस, ये सबसे ज़्यादा यही है। तो ये देख लो का जो आपके साइकिल्स हैं इनसे भी यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट आपकी थीम हो जाती है। फिर डेट्रीवोर्स कौन से होते हैं, ये भी जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप फूड चेन में ये चीज़ें पढ़ते हो, तो कौन होते हैं डेट्रीवोर, कुछ नहीं पता तो ये तो पता है बुडलिक होता है, अर्थवॉर्म होता है। देख लो आप किस में आते हैं, 1 और 5, 5 नहीं आ रहा खत्म करो, 1 नहीं आ रहा खत्म करो, 1 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, 1 और 5 दोनों आ रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, जाएगा 1, 3 एंड 5, ठीक है, क्योंकि जेलीफिश आपकी डेड रिपोर्ट तो बिल्कुल नहीं होती। ओके,
क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैन कर सकती है, एक भी करेगी तब भी होगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे ऑप्शंस में आंख बंद करके आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है, बट यहाँ पे करते हुए लगाना है। लेकिन जब आप इसको एनालाइज कर रहे हो तब आपको देखना तीनों ऑप्शन कौन से हैं, निडारियंस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। आप तीनों को याद कर लो कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। किसके साथ होते हैं वो भी देख लो, आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ भी देख लो, क्या होते हैं फंजाई, क्या होते हैं प्रोटोजोआ, कहाँ पे आते हैं कहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हो गए 15 क्वेश्चन, फिर बहुत टाइम हो जाता है ना, तो आगे देख लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।